एक और नया साल, एक और नया शहर, एक और नया कपल और एक और नया कत्ल। वेलकम टू पैक टाइम स्टोरीज। आज आपको गोल्ड लेवल पीते पीते सुनाऊंगा बेंगलोर के महालक्ष्मी हत्याकांड की कहानी। इक्कीस सितंबर 2024। बेंगलुरु के व्याली कबल एरिया के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट से एक लाश मिलती है जो 30 टुकड़ों में कटी हुई थी। ये खबर आते ही सारा देश दोबारा सदमे में चला जाता है। और दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे 2 साल पहले 2022 में श्रद्धा वॉकर केस में भी टुकड़ों में कटी हुई लाश एक फ्लैट से मिली थी। तो इस बार जो लाश बेंगलुरु से मिलती है वो है 29 साल की बेंगलुरु की ही रहने वाली महालक्ष्मी की। दरअसल व्याली कबल के इस अपार्टमेंट से पिछले कुछ दिनों से एक बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। एक पॉइंट पर आकर यह स्मेल इतनी बढ़ गई थी कि इसे सहना मुश्किल था। और अब वहीं के ही रेजिडेंट्स पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस आकर देखती है कि महालक्ष्मी का यह अपार्टमेंट बाहर से लॉक था। तो महालक्ष्मी के इमरजेंसी कांटेक्ट यानी उनकी मां को फोन किया जाता है और उनकी मां कुछ ही देर में अपनी बेटी के साथ, जो कि महालक्ष्मी की बहन थी, इस अपार्टमेंट पर पहुंचती है। और बाय चांस उनके पास यहाँ की एक डुप्लीकेट की भी होती है। फिर इस अपार्टमेंट को खोला जाता है और सबसे पहले जो अंदर जाता है वो है महालक्ष्मी की मां और उसकी बड़ी बहन। जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि अपार्टमेंट बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अंदर जाने पर ये सबसे पहले बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में कुछ नहीं मिलता। जब ये बाहर लॉबी में आते हैं तो वहां पर एक सूटकेस मिलता है जो कि खाली होता है। लेकिन फिर लिविंग रूम में रखे फ्रिज की तरफ जब इनकी नजर जाती है तो पता लगता है कि ये स्मेल वहीं से ही आ रही है। जब उस फ्रिज को खोला जाता है तो ये महालक्ष्मी की मां और उसकी बहन, उनकी आंख से आंसू आने लगते हैं और उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस फ्रिज में छोटे 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 कटे 30 टुकड़े थे उनकी बेटी महालक्ष्मी के, जिसे बेरहमी से मारा गया था और मारने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। तो महालक्ष्मी बेंगलुरु की एक फैशन सेल्स गर्ल थी जिसका परिवार कई साल पहले नेपाल के टीकापुर से बेंगलोर में आया था। इस परिवार में माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें थी, जिसके अंदर से दूसरे नंबर की बहन थी महालक्ष्मी। परिवार में सब अपना काम कर करके घर को चलाया करते थे। महालक्ष्मी भी एक फैशन क्लोथिंग स्टोर के अंदर एक सेल्स गर्ल के तौर पर काम किया करती थी। तो महालक्ष्मी की शादी 2019 में होती है और इसके पति का नाम होता है हेमंता दास, जो एक मोबाइल शॉप का ओनर होता है। शुरू से ही इनके जो संबंध होते हैं शादी के बाद वो अच्छे नहीं रहते, लेकिन इनकी एक बेटी हो जाती है जिसे बड़ा करने के लिए शादी को थोड़ा बहुत चलाते हैं। लेकिन महालक्ष्मी का जो कैरेक्टर उसके हस्बैंड ने डिस्क्राइब किया वो ये था कि शुरू से ही इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, जिसके कारण अब इनका साथ में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अक्टूबर 2023 में ये अलग हो जाते हैं। डिवोर्स नहीं लेते लेकिन अलग हो जाते हैं और इनकी 4 साल की बेटी महालक्ष्मी के साथ उसकी कस्टडी में ही रहती है। 4 महीने तक महालक्ष्मी अपनी बेटी को अपने साथ रखती है, लेकिन उसके बाद उसके पिता हेमंत को अपनी बेटी की कस्टडी दे देती है। अब तक ये अपनी माँ के साथ उन्हीं के घर में रह रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद अपनी माँ से भी लड़ाई करके
ये वहाँ से अलग होकर वैली कवल में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट लेकर वहाँ पर रहने लगती है। और ये वही अपार्टमेंट है जिसमें कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद इसकी लाश भी पाई गई। गाइस, इस केस की शुरुआती जांच बहुत मुश्किल थी। वो इसलिए कि महालक्ष्मी का अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के आसपास के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं था। कुछ लोगों ने यह बताया कि इसकी बिल्डिंग में कुछ लड़कों के साथ आती थी, लेकिन किसी से कोई खास कांटेक्ट नहीं रखती थी। तो लाइक एनी अदर होमिसाइड, पुलिस का पहला शक जो था वो जाता है हेमंत दास पे। अब हेमंत को पुलिस इंटेरोगेट करने के लिए बुला लेती है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस बैकएंड में फ़ोन लोकेशंस, सीसीटीवी कैमरास और जीपीएस जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें भी वेरीफाई करने की कोशिश कर रही होती है। अब जब हेमंता को पुलिस वहाँ पर बुलाती है और पूछती है तो हेमंता बताता है कि 1 से 5 सितंबर के बीच, जो कि फोरेंसिक्स के अनुसार डेथ डेट हुई होगी 1 से 5 सितंबर, उस बीच वो उस एरिया में था ही नहीं। जब हेमंत पुलिस को ये बताता है तो पुलिस उसे जाने देती है, लेकिन पुलिस बैकएंड में ये वेरीफाई करने लगती है कि क्या ये सच बोल रहा है या झूठ। कुछ दिन बाद पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि हेमंता सच बोल रहा है। हेमंता असल में जो एलिबाई उसने दिया था मर्डर की डेट का, जिस लोकेशन पे वो था जो उसने बताया था पुलिस को, वहीं पे ही निकलता है। और इसकी वेरिफिकेशन पुलिस कुछ सीसीटीवी फुटेज या उसके कॉल रिकॉर्ड्स इन सब से निकाल कर लेती है। तो खैर, हेमंता को क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन पुलिस हेमंता को फिर से बुलाती है क्योंकि हेमंता सबसे क्लोज रहा होता है अपनी पत्नी महालक्ष्मी के, उसके परिवार के सिवाय। तो पुलिस हेमंता को पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, जिसके जवाब में हेमंता बोलता है कि मुझे खास तो नहीं पता, लेकिन मैं 2 या 3 लोगों के नाम दे सकता हूं, जिनमें से एक उस स्टोर का स्टोर मैनेजर जिस पे वो काम करती है, एक कोई और फ्रेंड था जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, और तीसरा इंसान जिसका नाम हेमंता लेता है वो था अशरफ। अब अशरफ जो है वो बेंगलुरु में ही रहने वाला एक बार्बर था जिसके साथ अफेयर था महालक्ष्मी का, और एज पर हेमंता इसी अफेयर के चलते वो लोग अलग भी हुए थे। महालक्ष्मी अपनी शादी के बाद जब इस अफेयर में आई तो वो ढेरों घंटे इससे बात किया करती थी, और अशरफ के कारण ही इन दोनों में एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जो हेमंता है उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी। लेकिन बदले में महालक्ष्मी ने हेमंता पर ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना दिया और पुलिस हेमंता को ले गई और उसे काफ़ी तंग भी किया। इस सब के बाद हेमंता ने सोच लिया कि मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता और उसने अलग होने का डिसीजन लिया। अब हेमंत की स्टेप पर पुलिस अशरफ को इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है, और अशरफ पुलिस को यह बताता है कि उसका कई महीनों से महालक्ष्मी से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, और वो भी सेम कारण बताता है कि महालक्ष्मी का बिहेवियर कुछ, उसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था और उसके कुछ अफेयर ऐसे थे जिसके कारण हम साथ नहीं रह पाए और हमने ब्रेकअप कर लिया, और इस बात को 2 से 3 महीने हो गए। आप चाहें तो वेरीफाई कर लें। जब पुलिस वेरीफाई करती है तो अशरफ का क्लेम भी सच निकलता है। अशरफ भी 1 से 5 सितंबर के बीच उस एरिया में नहीं था। तो पुलिस अशरफ को भी क्लीन चिट दे देती है। अब रही बात 2 और सस्पेक्ट्स की, तो उनका नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया गया कि उन्हें पुलिस ने शुरुआत में ही रूल आउट कर दिया था। अब पुलिस का जो तीसरा मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन था वो था जिस स्टोर पर महालक्ष्मी काम करती है वहां पर जाना और वहां पर पूछताछ करना। तो पुलिस फैशन गैलरी नाम के स्टोर में पहुंच जाती है और वहां के स्टोर मैनेजर से बोलती है कि यहां पर काम करने वाले जितने लोग हैं हमें उन सब से पूछताछ करनी होगी महालक्ष्मी के मर्डर के बारे में। तो स्टोर मैनेजर एक दिन डिसाइड करता है जब वो सभी एम्प्लॉइज को, चाहे वो डे शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट है, सबको एक जगह पर बुलाता है और बोलता है कि पुलिस आपसे कुछ सवाल करेगी महालक्ष्मी के बारे में। उस दिन उस वक्त पर उस स्टोर के सभी एम्प्लॉइज पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और ये वो इंसान था जो 1 सितंबर को इस स्टोर में लास्ट आया था।
और 1 सितंबर वही दिन था जब महालक्ष्मी भी स्टोर पर लाश लाई थी। अब पुलिस का शक कहीं ना कहीं शख्स पर जाता है, तो पुलिस छानबीन करने की कोशिश करती है। तो पुलिस उस शख्स का जो कॉल रिकॉर्ड है वो निकलवाती है और उन्हें यह पता चलता है कि ये शख्स महालक्ष्मी के साथ पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट 6 महीनों से फोन के साथ कांटेक्ट में था। इनकी ढेरों घंटे बात हुई थी, इनके हजारों मैसेज एक्सचेंज हुए थे और इतना ही नहीं, छुट्टी के दिन या वेकेशन पर ये लोग साथ रहा करते थे और साथ घूमने जाया करते थे। तो पुलिस इस शख्स को फ़ोन करती है और फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तब पुलिस इसके कॉल रिकॉर्ड से इसका जो लास्ट डायल्ड नंबर होता है उस पर कॉल करती है और ये फ़ोन लगता है बेंगलुरु में ही रहने वाले स्मृति रंजन रॉय को। तो पुलिस स्मृति रंजन रॉय से बोलती है कि हमने तुमसे कुछ पूछताछ करनी है और तुम्हें थाने आना पड़ेगा। तो स्मृति रंजन रॉय पहुंच जाता है पुलिस के पास और उसे बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि जिस फ़ोन नंबर की या जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है मुक्ति रंजन रॉय और वो मेरा फर्स्ट कज़न है। तब पुलिस को पहली बार ये नाम पता चलता है। अब इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी के बीच में ऐसा क्या चल रहा था। तो मुक्ति रंजन रॉय जो है वो था उड़ीसा का रहने वाला और वो 6 महीने पहले इसी स्टोर पर जहां महालक्ष्मी काम करती थी उस पर उसने एक जॉब या नौकरी ज्वाइन की थी। वहाँ पर इसकी दोस्ती महालक्ष्मी से होती है और बहुत टाइम नहीं लगता इनकी इस दोस्ती को एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदलने में। 2-3 महीने की दोस्ती के बाद इनमें प्यार हो जाता है और ये डेट करना शुरू कर देते हैं। जो मुक्ति है वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता है, लेकिन महालक्ष्मी की जो डिमांड्स थी वो मुक्ति से पैसों को लेकर थी या गिफ्ट्स को लेकर। मुक्ति महालक्ष्मी से इतना प्यार करने लगा था कि इसने 6 महीने में 5 से 6 लाख रुपए एक गिफ्ट और कुछ सोने की चेन या कुछ रिंग्स, ऐसी कुछ चीजें महालक्ष्मी को गिफ्ट में दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी महालक्ष्मी की जो डिमांड्स थी वो कम नहीं हो रही थी, लेकिन वो बढ़ रही थी। एक पॉइंट पर आकर मुक्ति उसकी ये डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा था और वो तंग आ चुका था। इसी दौरान महालक्ष्मी जो है वो फोन पर किसी और से घंटों घंटों बात करने लगती है, अपने ब्रेक्स में, या फिर जब मुक्ति उसे कॉल करता है तो उसका फ़ोन बिजी होता है और मुक्ति को ये शक होता है कि ये बाहर कहीं पर अफेयर चला रही है। अब इस पॉइंट पर आकर मुक्ति बहुत परेशान रहने लगता है और इनकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं इन्हीं कारणों से। इन्हीं लड़ाइयों में जो महालक्ष्मी है वो मुक्ति को कई बार फिजिकली भी अब्यूज़ करती है, उसे हिट भी करती है और कई बार उस पर शादी करने का दबाव भी बनाती है। अब मुक्ति के दिमाग में ये बात तो जच गई थी कि ऐसी औरत से शादी नहीं की जा सकती जिसके कैरेक्टर पर शक हो और जो उसे फिजिकली हिट करती है। उससे वो पूरी जिंदगी अपना जीवन साथी नहीं बना सकता था। इनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और अगले दिन सुलझ जाती हैं, होती हैं और सुलझ जाती हैं। उसका रीज़न ये था कि मुक्ति इमोशनल लेवल पर महालक्ष्मी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड था कि वो उसे अपने आप को सेपरेट नहीं कर पा रहा था। अब बात आती है 1 सितंबर की, जिस दिन ये दोनों लास्ट स्टोर में गए थे। 1 सितंबर को अपनी शिफ्ट के बाद मुक्ति महालक्ष्मी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। किसी बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और महालक्ष्मी वहीं के ये अशोकनगर थाने में कंप्लेंट कर देती है कि मुक्ति जो है वो मुझे फिजिकली असॉल्ट करना चाहता है और तरह के इल्ज़ाम कहीं लगाती है। वहाँ अशोकनगर थाने की पुलिस मुक्ति को उठाकर ले जाती है और इसे बेरहमी से मारती है, इसे टॉर्चर करती है और इसे छोड़ने से पहले इसकी जेब में जो कैश होता है 5-6-10 हज़ार रुपये जो भी होता है वो इसे ले लेती है। अब मुक्ति कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद और पुलिस की मार खाने के बाद इसके मन में कहीं ना कहीं ये गुस्सा बस चुका था। ये बहुत रोष में आ गया था। ये फिर भी अपने आप को कंट्रोल करता है
और 2 सितंबर को दोबारा महालक्ष्मी को कॉल करता है। उसे कॉल करके बोलता है कि मैं इस लड़ाई को सुलझाना चाहता हूं और क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं। इस बार महालक्ष्मी उसे अपने फ्लैट पर आने की परमिशन दे देती है और 2 सितंबर की शाम को मुक्ति महालक्ष्मी से मिलने व्याली कंवल के इस फ्लैट में पहुंच जाता है। तो मुक्ति जब महालक्ष्मी के इस अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो दोबारा वही बात स्टार्ट करता है कि हमें अपने बीच के इन गैप्स को कम करना पड़ेगा, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें इन प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहिए। इस पर महालक्ष्मी फिर से उस पर शादी का दबाव बनाती है और मुक्ति उसके लिए मना कर देता है। अब ये जो डिसएग्रीमेंट है, जो लड़ाई है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोबारा मुक्ति पर महालक्ष्मी हाथ उठा देती है। लेकिन अब ये सहने वाला नहीं था। अब मुक्ति को भी इतना गुस्सा आता है कि वो पास में ही पड़ी कोई भारी चीज से महालक्ष्मी पर वार करता है और उसे लहूलुहान कर देता है। लेकिन इसका गुस्सा इतने में ही शांत नहीं होता। अब इसकी हद पार हो चुकी थी। अब ये बहुत ज्यादा गुस्से में था। इस पर कोई भूत सवार होता है। तब ये आसपास पड़े किसी कपड़े से लहूलुहान महालक्ष्मी का गला दबाता है और पलों में ही महालक्ष्मी की मौत हो जाती है। अब इस पर चढ़े गुस्से के इस भूत को उतरने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता और जब ये अपने असल रूप में आता है तो इसे पता लगता है कि मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। अब जब इसे इस बात का एहसास होता है कि इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया तो इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये रात भर यानी 2 सितंबर की पूरी रात महालक्ष्मी की लाश के पास बैठा रहता है और सोचता रहता है कि अभी आगे क्या करेगा। रात भर ये सोचने के बाद सुबह इसके दिमाग में एक प्लान आता है। अब ये बाहर निकलता है अपार्टमेंट से, उसे बाहर से लॉक करता है और पास ही के बाजार में एक बर्तन की दुकान से एक बुचर नाइफ खरीदता है और इसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल भी गई। वो बुचर नाइफ खरीद कर ये वापस आता है और महालक्ष्मी को 30 छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। इसे काट कर ये वहीं पर ही पड़े 175 लीटर के फ्रिज में भर देता है। इसके बाद ये पूरे घर की अच्छे से सफाई करता है। फोरेंसिक्स ने बताया कि इसके अपार्टमेंट की सफाई एसिड से की गई थी ताकि ब्लड तक भी ना मिल पाए। तो अब ये सफाई करने के बाद ये 3 सितंबर की शाम को उस अपार्टमेंट से निकल जाता है। लेकिन मुक्ति के आगे का प्लान क्या था? बेसिकली कुछ भी नहीं। अब 1-2 दिन तक ये बेंगलुरु में ही इधर उधर घूमता रहता है और 2 दिन के बाद अपने कजन स्मृति रंजन रॉय को फोन करके बोलता है कि तुम अपना घर छोड़कर कहीं भाग जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, ये शहर छोड़ दो और अपने फोन की सिम को तोड़कर फेंक दो और एक नया फोन नंबर ले लो। अब ऐसे में स्मृति पूछता है कि ऐसा क्या हुआ? तब मुक्ति उसे बोलता है कि ये सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा और फिर वो अपने भाई से मिलता है। अब क्योंकि ये एक ही घर में रहते हैं इसलिए ये बोलता है कि मैंने तुम्हें घर छोड़कर जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड महालक्ष्मी को मार दिया है और अब पुलिस आती ही होगी मेरी तलाश में तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। अब स्मृति हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब मुक्ति उसे बताता है कि महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी खराब कर रखी थी। अगर वो उसे नहीं मारता तो महालक्ष्मी उसे मार देती। अब ऐसा करने के बाद स्मृति बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन मुक्ति वहां से निकल जाता है और पहुंच जाता है बंगाल। अब बंगाल में एक कजन होता है मुक्ति का जिसका नाम है सत्या और वो एक पीजी में रहता है। तो वो बेंगलुरु एस्केप करके पहुंच जाता है बंगाल और अपने कजन सत्या के पास पहुंच जाता है। अब कजन भी हैरान के एकदम से तुम यहां पर क्यों आए हो? तो पहली बार 1-2 दिन वो बहाने मारता है। वो बोलता है कि मैं घूमने आया हूं, तुम्हारी याद आ रही थी, तुमसे मिलने आया हूं। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब सत्या जो इसका कजन है वो इसका
व्यवहार, इसका बिहेवियर जब नोटिस करता है तो उससे पूछता है कि तुम किसी बात से परेशान हो या तुम कोई बात छुपा रहे हो, तो ऐसी क्या बात है। तब घबराया हुआ मुक्ति सत्या को भी सब कुछ बता देता है, लेकिन सत्या भी पुलिस से कुछ नहीं कहता। अब इस दौरान मुक्ति जो है वो पूरी नजर रखे हुए होता है अखबारों पर, न्यूज़ चैनल्स पर, एक महाशक्ति की खबर है, लेकिन उसके मन में डर होता है कि पुलिस ऐसा सोचती तो कुछ आखिरकार किस तक महाशक्ति की लाश इस टुकड़ों तक की निर्भर पर पड़ी होती है। यह कभी उस पर जाते हैं मुक्ति सुख नहीं होता है। मुक्ति के दिमाग में कुछ नहीं होता, उसके दिल को दिमाग से कम करना भी कर देता है। और फाइनली 24 सितंबर को ये ओडिशा में अपने गांव भद्रक पहुंच जाता है रात को 10 बजे। जब वहां पर पहुंचता है तो इसका परिवार 2-3 दिन जाने में पूरा किसी है, जिसके अंदर इसकी माँ है, इसके बाप है, इसके बड़ी बहन से वो पूछते हैं कि इसके क्या हुआ, तो तुम बिना पता यहाँ चले गए। शुरू में थोड़ा सा चीज सुनाता है, लेकिन फिर अंदर से भरा हुआ टूटा हुआ उन्हें भी पता नहीं देता कि मैंने मेरे दोस्त महाशक्ति को जान से मार दिया, लेकिन कैसे मारे हुए पता नहीं मिल पाता। अब परिवार जो है वो तरह का गरीब है, लेकिन उन्हें संभव यह समझाया जाता कि मेरे से संभल होगा चले। पूरा परिवार खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे जब सारा परिवार सो रहा होता है तो मुक्ति अपने पिता की स्कूटी को लेकर और अपने लैपटॉप बैग को लेकर गांव ही में पड़ते हैं जो खेत हैं उधर से गुजरता है। और कट टू सुबह के जो 9-9:30 बजे जब लोग उन खेतों की तरफ जाते हैं और कुछ लोग जो वहां के खेत के सामने से गुजर रहे होते हैं उन्हें